हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जापान का सम्राट। जापान के सम्राट की मैं बात कहूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ कि सम्राट के बारे में हमने ब्रिटेन के संविधान में भी विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। जिस तरीके से ब्रिटेन में सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका है, उसी तरीके से ही जापान में भी सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका है। दोनों ही राज्यों में संसदात्मक प्रणाली है, इस कारण भी दोनों में ये समानता बनी भी है। दोनों ही देशों में राजतंत्र वंशानुगत पद्धति से है, यानी कि राजा वंश परंपरा के कारण अपने पद पर आता है। दोनों में ही सम्राट सीमित शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात वहाँ निरंकुश राजतंत्र नहीं बल्कि सीमित राजतंत्र है। तो इस रूप से अगर अपन देखें, जो हमने ब्रिटेन के सम्राट की अध्ययन किया है, जो उनकी शक्तियां हैं, काफ़ी कुछ मिलता जुलता ही जापान के सम्राट की भी स्थिति है। अब हम ले रहे हैं जापान के सम्राट के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास से देखें तो जापान का जो वर्तमान राजवंश है वो 2600 वर्षों से कार्य कर रहा है। वर्तमान में सम्राट हिरोहितो इस वंश के 124वें शासक हैं। वर्तमान का संविधान और पूर्व में मेiji संविधान में भी थोड़ा अंतर हम सम्राट की स्थिति को देखते हैं। जहाँ मेiji संविधान में संप्रभुता सम्राट में निहित थी, वर्तमान संविधान में यह जनता में निहित कर दी गई है। जहाँ मेiji संविधान में मंत्रिमंडल सम्राट के प्रति उत्तरदायी था, वर्तमान में हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल डाइट के प्रति उत्तरदायी है। जहाँ मेiji संविधान में हम सम्राट को दैवीय तत्व मानते थे, वहीं वर्तमान का संविधान सम्राट को एक मानवीय तत्व के रूप में देखता है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर सम्राट के पुराने संविधान यानी कि मेiji संविधान और वर्तमान संविधान में है। बेसिकली रिपीट करूँगी, दो अंतर हम देखते हैं। एक है संप्रभुता, पहले में सम्राट संप्रभु था लेकिन वर्तमान में जनता को संप्रभु माना गया है। मेiji संविधान में सम्राट को देवत्व प्राप्त था, वर्तमान में उसे उसका मानवीयकरण कर दिया गया है। अब हम ले रहे हैं सम्राट के कार्य एवं शक्तियाँ। सबसे पहली शक्ति अगर हम देखें तो नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति में हम प्रधानमंत्री की चर्चा करेंगे। जिस तरीके से ब्रिटेन में सम्राट परंपरा अनुसार प्रधानमंत्री को चुनता है, उसी तरीके से अगर हम देखें तो जापान में प्रधानमंत्री चुनने की शक्ति तो है सम्राट के पास, लेकिन वो संविधान के प्रावधान के अनुसार डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अर्थात हम देखें तो जहाँ ब्रिटेन के सम्राट के पास फिर भी विवेकाधिकार है कि यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो तो ब्रिटेन का सम्राट अपने विवेक से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन जापान का सम्राट ऐसा नहीं कर सकता। उसके अलावा अगर हम देखें तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जापान की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश को भी सम्राट ही नियुक्त करता है, लेकिन अपनी पसंद से नहीं बल्कि मंत्रिमंडल जिसका नाम मनोनीत कर दे, मंत्रिमंडल जिसे मनोनीत कर दे, ऐसे व्यक्ति को ही सम्राट मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। अन्य नियुक्तियों में भी, चाहे वो राज्य के मंत्री हों या अन्य पदाधिकारी हों, उनकी नियुक्ति, उनकी पदच्युति को भी सम्राट द्वारा प्रमाणित किया जाता है। महत्वपूर्ण राजदूत हैं या अन्य तरह की शक्तियां हैं, उसको भी सम्राट द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अपराधियों को क्षमादान देना भी सम्राट के अधिकार में है, यानी कि ऐसे अपराधियों के दंड में परिवर्तन करने का प्रमाणित करने की शक्ति भी सम्राट के पास है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सम्राट के पास कुछ विधायी कार्य भी हैं, जैसे कि डाइट के अधिवेशन का आमंत्रित करना, प्रतिनिधि सदन को विघटित करना, संविधान में संशोधन है या विधि कैबिनेट के आदेश
और संधियों की घोषणा करना और आम चुनाव की घोषणा करना, ये कुछ ऐसे विधायी कार्य हैं जो जापान का सम्राट करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो उपाधियाँ प्रदान करना या औपचारिक समारोह और स्वागत संबंधी कार्य, ये भी सम्राट के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गए जापान के सम्राट के कार्य एवं शक्तियाँ। अब हम ले रहे हैं उसकी वास्तविक स्थिति, कि जिस तरीके से ब्रिटेन का सम्राट को गोल्डन ज़ीरो कहा जाता है, क्या जापान का सम्राट भी उसी तरह से है? क्या ये भी एक स्वर्णिम शून्य है या इसमें कोई अंतर है? तो अगर हम देखें तो चूंकि दोनों ही राज्यों में संसदात्मक प्रणाली है, लेकिन संसदात्मक प्रणाली के साथ उन्होंने राजतंत्र को भी बनाए हुए हैं, तो दोनों की स्थिति भी एक जैसी ही है। जापान का सम्राट भी एक तरीके से हम उसे स्वर्णिम शून्य ही कह सकते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से उसको कई शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि उसकी ये जो शक्तियाँ हैं उनको वर्तमान संविधान ने सीमित कर दिया है। वो केवल एक संवैधानिक प्रधान मात्र है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो या प्रतिनिधि सदन को भंग करने की हो, डाइट को आमंत्रित करने की हो, इन समस्त मामलों में हम देखते हैं तो सम्राट अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। उसको हमेशा प्रधानमंत्री की नियुक्ति है तो उसे डाइट का चयनित व्यक्ति को मनोनीत नियुक्त करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम देखें, एक महत्वपूर्ण अंतर जहां हम पाते हैं वो है कि जो डाइट द्वारा पारित कानून होता है, जो पारित विधेयक होता है, उस पर सम्राट के हस्ताक्षर की कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो केवल उस सरकारी गजट में अपनी आज्ञा मात्र प्रदान करता है, यानी कि केवल सम्राट कानून की उद्घोषणा करता है, सम्राट कानून पर स्वयं हस्ताक्षर नहीं करता। बाकी भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, यहाँ पर भी जापान का प्रधानमंत्री ही समूचे निर्णय लेता है, चाहे वो प्रतिनिधि सदन को भंग करना हो, चाहे अगले इलेक्शंस को डिक्लेयर करना हो। तो इन सारी चीज़ों पे हम कह सकते हैं कि जापान का सम्राट भी राज्य करता है, शासन नहीं करता। अब हम ले रहे हैं बच्चों ब्रिटिश सम्राट व जापानी सम्राट में तुलना कर रहे हैं। तुलना में हम सबसे पहले समानताओं की चर्चा करेंगे। तो दोनों में क्या चीज़ें समान हैं? पहली चीज़, दोनों ही राज्य के प्रतीक हैं, दोनों में ही राजवंश प्राचीन काल से चला आ रहा है, दोनों में ही वंश परंपरा से उनका उत्तराधिकारी बनाया जाता है, दोनों ही देशों के सम्राट एक केवल औपचारिक प्रधान हैं, यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका है। दोनों ही देशों में जनता के मन में अपने सम्राट के प्रति अथाह प्रेम, भक्ति और श्रद्धा है। दोनों ही देशों में राजमहल का व्यय संसद द्वारा स्वीकृत किया जाता है और दोनों ही देशों में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली के कारण सीमित राजतंत्र है। तो ये तो थी दोनों ब्रिटिश सम्राट व जापानी सम्राट के बीच समानताएं। अब हम ले रहे हैं दोनों में अंतर क्या है, दोनों में असमानताएं क्या है। असमानताओं में हम देखें तो पहला अंतर क्या है कि ब्रिटेन के सम्राट की शक्तियाँ परंपराओं द्वारा सीमित हैं, जबकि जापान के सम्राट की शक्तियाँ लिखित संविधान द्वारा निर्धारित हैं। ठीक है, क्लियर है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, वहाँ पर सब कुछ परंपराओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो सम्राट की शक्तियाँ भी परंपराओं द्वारा सीमित की गई हैं, लेकिन जापान में लिखित संविधान के द्वारा सम्राट की शक्तियों को सीमित किया गया है। दूसरा अंतर हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले में है, जहाँ ब्रिटेन में वो बहुमत दल के नेता को परंपरा अनुसार नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो ब्रिटेन का सम्राट अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, परंतु ऐसा कोई विवेक का अधिकार जापान के सम्राट के पास नहीं है। फिर तीसरा अंतर अगर हम देखते हैं तो दोनों के पास निम्न सदन को भंग करने की शक्ति है, लेकिन जहां ब्रिटेन का सम्राट
प्रधानमंत्री की सलाह को अपने परम अधिकार का प्रयोग करके अस्वीकृत भी कर सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री उसे सलाह दे कि निम्न सदन को भंग कर दे, परंतु सम्राट अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके प्रधानमंत्री की सलाह को इग्नोर या अस्वीकृत भी कर सकता है। परंतु जापान का सम्राट प्रधानमंत्री की ऐसी सिफारिश को अस्वीकृत नहीं कर सकता। फिर अगला अंतर है तो ब्रिटेन के सम्राट के 3 मुख्य उसकी शक्तियाँ, जिसको हम कहते हैं परामर्श देना, प्रोत्साहन देना या चेतावनी देना, ये ब्रिटेन के सम्राट के 3 विशेष शक्तियाँ हैं, परंतु जापान के सम्राट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। फिर लास्ट अंतर अगर हम देखें तो वो है ब्रिटेन में सम्राट को व्यक्तिगत संपत्ति का अर्जन करना, धारण करना, व्यय और प्रबंधन का अधिकार है। वो आम नागरिक के ही समान अपने इन व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार का प्रयोग करता है, परंतु जापान का सम्राट संसद की अनुमति के बिना ना तो संपत्ति ले सकता है, ना ही अपनी संपत्ति किसी को दे सकता है। तो ये हो गया बच्चों दोनों की अंतर, और आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, जिसमें हमने जापान के सम्राट की स्थिति, उसकी शक्तियाँ और ब्रिटेन के सम्राट के साथ हमने उसकी तुलना करी है। थैंक यू।